हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज हम जाएंगे एक बेहद ही खूबसूरत देश जहां की लड़कियां बहुत ही फ्रेंडली है। इस देश का नाम है रशिया। तो चलिए चलते हैं रशिया के सफर पे। यूरोप और एशिया के विशाल क्षेत्र को कवर करते हुए रूस एक विविध और रोमांचक जगह है। यह अपने इतिहास और दिलचस्प राजनीति के लिए जाना जाता है। रूस स्पष्ट रूप से विशाल है। यह न केवल दो महाद्वीपों यूरोप और एशिया तक फैला है, इसका सतह क्षेत्र भी 17.13 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। यह इसे प्रसिद्ध पूर्व ग्रह प्लूटो से भी बड़ा बनाता है, जो केवल 16.7 मिलियन वर्ग किमी में आता है। रेड स्क्वायर का साम्यवाद से कोई लेना देना नहीं है, यह सही है। प्रसिद्ध मॉस्को स्क्वायर का नाम वास्तव में किसी राजनीतिक प्रेरणा के बजाय इसके स्वरूप के लिए रखा गया है। रूसी भाषा ओल्ड चर्च स्लावोनिक से काफी प्रभावित है, जो 1600 के दशक के अंत तक मॉस्को की आधिकारिक साहित्यिक भाषा थी। जब रेड स्क्वायर 19वीं सदी के अंत में पूरा हुआ, इसका नाम क्रास्नी रखा गया, जो लाल का अर्थ है पुराने स्लाव शब्द से जिसका अर्थ है सुंदर। हालांकि यह शायद ही आश्चर्य की बात है, क्योंकि रेड स्क्वायर वास्तव में सुंदर है। रूस ने 1918 में कैलेंडर बदल दिए। अधिकांश यूरोपीय देशों ने 16वीं सदी के अंत में जूलियन कैलेंडर को त्याग दिया। हालांकि फरवरी 1918 तक ऐसा नहीं हुआ कि रूस अंततः ग्रेगोरियन कैलेंडर में बदल गया, जिसका उपयोग वह आजकल अपने कई त्योहार और उत्सव। जाहिर तौर पर जूलियन कैलेंडर का उपयोग करने के कारण रूसी साम्राज्य को लंदन में 1908 ओलंपिक खेलों के लिए 12 दिन की देरी हो गई। अमेरिका और रूस सिर्फ 4 किमी दूर हैं। 20वीं सदी का अधिकांश समय वैचारिक रूप से विरोध में बिताने के बावजूद रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका केवल 4 किमी पानी के अंतर से अलग हैं। दरअसल बेरिंग जलमरु के मध्य में 2 द्वीप हैं, लिटिल डायोमेड और बिग डायोमेड। लिटिल डायोमेड अमेरिका से संबंधित है, जबकि बिग डायोमेड रूस से संबंधित है। ये द्वीप अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर फैले हुए हैं, जिसका अर्थ है कि बिग डायोमेड लगभग 1 दिन आगे है। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला मानव रूसी था। प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री यूरी गगारिन ने 1961 में बाहरी अंतरिक्ष की यात्रा की। यदि आप एक अंतरिक्ष यात्री और एक अंतरिक्ष यात्री के बीच अंतर नहीं जानते हैं, तो अब और आश्चर्य न करें। एक अंतरिक्ष यात्री को रूसी अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है, जबकि एक अंतरिक्ष यात्री को नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी या जापानी एरोस्पेस द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है। रूस में बहुत सारे पेड़ हैं। दुनिया के पेड़ों का 5वां हिस्सा रूस में है। ये 643 अरब पेड़ हैं, जो किसी भी देश में सबसे अधिक हैं। देश का लगभग 45% वृक्षों से आच्छादित है। इसका अधिकांश भाग रूस के बोरियल वन या टैगा में है। ये घने वन क्षेत्र कभी पूरी तरह से ग्लेशियरों के नीचे थे और अब साइबेरियाई बाघ, जंगली सुअर, चील और उल्लू सहित कई बहादुर प्रजातियों का घर है। दुर्भाग्य से इन जंगलों को वनों की कटाई और जंगल की आग से खतरा है, इसलिए WWF और ग्रीनपीस जैसे संगठन उनकी सुरक्षा के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहे हैं। साइबेरिया में आपको बैकाल झील मिलेगी। यह झील न केवल दुनिया की सबसे गहरी झील है, बल्कि इसमें दुनिया का लगभग 20% ताजा पानी भी मौजूद है। रूस के इस ठंडे हिस्से में होने के कारण सर्दियों के दौरान झील नियमित रूप से जम जाती है, जिसका मतलब है कि इसके पार गाड़ी चलाना भी संभव है। हालांकि सुनिश्चित करें कि आपके पास सही परमिट है और एक अनुभवी मार्गदर्शक के साथ जाएं। सेंट पीटर्सबर्ग में एक शानदार भूमिगत दृश्य है। यदि आप रूस के 2 सबसे बड़े शहरों सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को में से एक में रहते हैं, तो आप लगभग निश्चित रूप से मेट्रो का उपयोग करेंगे। हालांकि ये मेट्रो सिस्टम भूमिगत तरीके से बनाए गए हैं, इसलिए एस्केलेटर पर बहुत सारा समय बिताने के लिए तैयार हो जाइए। उदाहरण के लिए सेंट पीटर्सबर्ग के एडमिरल्टेस्काया स्टेशन पर दुनिया के 4 सबसे ऊंचे एस्केलेटर हैं, 225.07 फीट ऊपर से नीचे, या इसके विपरीत जाने में लगभग 2.5 मिनट लगते हैं। हर्मिटेज संग्रहालय में लगभग 70 बिल्लियां रहती हैं। बिल्लियों को 1745 में महारानी एलिजाबेथ ने आमंत्रित किया था।
जबकि बिल्लियों की देखभाल संग्रहालय के कर्मचारियों द्वारा की जाती है, अब संभावित बिल्ली के समान माता पिता के लिए एक वेबसाइट है जिसे गोद लिया जा सकता है, हर्मिटेज कैट। लेकिन चिंता न करें, रूस में एक पालतू जानवर रखने के लिए आपको किसी पुराने महल में रहने की जरूरत नहीं है। मॉस्को टाइम्स के अनुसार लगभग 70% रूसी लोग रूसी इतिहास में पूर्व सोवियत नेता जोसेफ स्टालिन की भूमिका को स्वीकार करते हैं। हाल के वर्षों में यह बढ़ गया है और इसके कारण कई कारक हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ लोग स्टालिन को पौराणिक व्यक्ति के रूप में देखते हैं, जबकि अन्य कहते हैं कि वर्तमान रूसी सरकार मानव लागत की अनदेखी करते हुए देश के सोवियत अतीत का महिमा मंडन करता है। दक्षिणी यूराल पहाड़ों में कराची झील दुनिया के सबसे प्रदूषित स्थानों में से एक है। जाहिर तौर पर 1950 के दशक में रेडियोधर्मी कचरा यहां डंप किया गया था, जिसमें पास के मयाक परमाणु संयंत्र से हथियार और प्रदूषण भी शामिल था। यदि आप यात्रा पर विचार कर रहे हैं तो न करें। झील से निकलने वाला विकिरण 1 घंटे के भीतर आपकी जान ले सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार रूस के वोदका से जुड़ाव के बावजूद अन्य देश कहीं अधिक शराब पीते हैं। इसके अलावा पिछले कुछ दशकों में रूस में प्रतिवर्ष औसत शराब की खपत में नाटकीय रूप से गिरावट आई है। 2010 में प्रति व्यक्ति औसत 15.8 लीटर था और 2016 में केवल 11.7 लीटर। दरअसल प्रति व्यक्ति शराब की खपत के मामले में देश अब दुनिया में 33वें स्थान पर है। ये जर्मनी, फ्रांस और यूके जैसे उसके कई यूरोपीय पड़ोसियों से कम है। प्रति व्यक्ति चाय की खपत के मामले में रूस दुनिया में 5वें स्थान पर है। यह पेय पहली बार 17वीं शताब्दी में रूस पहुंचा, लेकिन इसकी लागत यूरोप की तुलना में 10 गुना अधिक थी, क्योंकि इसे मॉस्को से बर्लिन तक पहुंचाने में 1 साल लग गया। आजकल चाय कहीं अधिक सुलभ है और यदि आप रूस में दोस्तों से मिलने जाते हैं तो वे आम तौर पर आपको बिस्कुट के साथ चाय परोसेंगे। इसके अलावा अगर आपका मेजबान आपको चाय को मीठा करने के लिए शहद या जैम देता है तो आश्चर्यचकित न हो, रूसी महिलाएं रूसी पुरुषों की तुलना में 10 साल अधिक जीवित रहती हैं। रूसी महिलाएं 76.43 वर्ष तक जीवित रहने की उम्मीद कर सकती हैं, जबकि रूस में एक पुरुष की औसत जीवन प्रत्याशा 66.49 वर्ष है। हालांकि पिछले 1 दशक में ये अंतर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। दरअसल 2009 में रूसी महिलाओं से आम तौर पर अपने पुरुष समकक्षों की तुलना में 12 साल अधिक जीवित रहने की उम्मीद की गई थी। ये उपरोक्त शराब की खपत के कारण हो सकता है। पुरुष एक वर्ष में औसतन 18 लीटर शराब पीते हैं, जबकि महिलाएं केवल 6 लीटर शराब पीती हैं। रूस में दुनिया की सबसे लंबी रेलवे है और हाँ, ये प्रसिद्ध ट्रांस साइबेरियन रेलवे है। 9,288 किमी लंबी यात्रा मॉस्को से व्लादिवोस्तोक की यात्रा में लगभग 6 दिन लगते हैं और यह यूराल पर्वत और बहुत सारे जंगलों से होकर गुजरती है। ये रिकॉर्ड तोड़ने वाली बैकाल झील से भी गुजरता है, इसलिए यात्रा के उस चरण के लिए अपने कैमरे तैयार रखें। किलोमीटर सबसे ठंडी स्थायी बस्ती रूस में है। सखा गणराज्य के ओम्याकोन में सर्दियों का औसत तापमान -50 डिग्री सेल्सियस होता है। यह न केवल ठंडा है बल्कि सुदूर भी है। निकटतम शहर की तुलना में आर्कटिक सर्कल के करीब सखा राजधानी याकुत्स्क तक ड्राइव करने में 2 दिन लगते हैं। इसका न्यूनतम तापमान 1924 में दर्ज किया गया था -71.2 डिग्री सेल्सियस। वनगा झील लकड़ी के चर्चों से भरा एक द्वीप समेटे हुए है। उत्तर पश्चिम रूस में करेलियन गणराज्य में वनगा झील के मध्य में स्थित किझी द्वीप एक भी कील के बिना बने कई लकड़ी के चर्चों का घर है। इन इमारतों को स्पष्ट रूप से एक व्यापक अवधि में बनाया गया था, पहली बार 1390 में और सबसे हाल ही में 1874 में बनाई गई थी। यह साइट अब एक खुली हवा में संग्रहालय है और चर्च परिसर किजी पोगोस्ट एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। और कोई आश्चर्य नहीं, वास्तुकला एक उत्कृष्ट कृति है जिसमें ऊंचे लकड़ी के चर्च टावरों से कई खूबसूरत गुंबद उभरे हुए हैं।
किसी प्रवासी के लिए रूस एक स्पष्ट गंतव्य नहीं लग सकता है। दरअसल कठिन मौसम से लेकर अक्सर तनावपूर्ण राजनीतिक माहौल तक बहुत सारी चुनौतियां हैं। हालांकि रूस में कई प्रवासी वहां रहने वाले लोगों से बेजोड़ गर्मजोशी और आतिथ्य का अनुभव करते हैं, खासकर रूसी सीखते समय। पहुंचने के कुछ महीनों के भीतर आपने शायद ऐसे दोस्त बना लिए होंगे जो आपको आपका नया शहर दिखाएंगे, आपको चाय के लिए आमंत्रित करेंगे और अपने जन्मदिन की पार्टियों में आपके साथ टोस्ट करेंगे।